चलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करें। सैलरी से बहुत मुश्किल है। केवल सैलरी से अगर आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, अपनी नौकरी छोड़ दें। आप नौकरी में रहने के साथ साथ ही थोड़े थोड़े स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जरूर आपका टेन्योर कितने साल लगेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट सैलरी, योर प्लान, योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसी के लिए तो हम बैठे हैं। आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो मिलेंगे आपको रोज एक नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन को भी समझा देगा ये वीडियो। ना तो आपको फाइनेंस की ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ना किसी और की। अब देखो क्या होता है कि आज जो मैं बात करूंगा, पहली बात तो आगे बढ़ने से पहले बोलूंगा आखिरी तक देखना। समय कम हो तो 1.5 स्पीड में करके देख लेना, लेकिन देखना पूरा। 7 पॉइंट बताने वाला हूं। इन 7 पॉइंट पे हम लोग जानेंगे कि वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करें, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 7 पॉइंट बात करने वाले। 7 पॉइंट कौन कौन से होंगे वो स्क्रीन पे देख लेते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तीसरा पॉइंट है राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, चौथा पॉइंट है नो योर लोन अमाउंट, पांचवा पॉइंट है डिसिप्लिन इन योर डिजायर, राइट इंश्योरेंस, सातवां और आखिरी पॉइंट है पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो ये 7 पॉइंट जो स्क्रीन पे दिया हूं, अब इसको हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है कि आपका पैसा 100 रुपया इस बार है, अगले साल 10 उसमें जुड़ गया, 10%, तो 110 हो गया। उसके अगले साल जो 10% जुड़ेगा वो 100 पे नहीं 110 पे जुड़ेगा, तो 11 रुपये हो जाएगा, 121 हो जाएगा। नॉर्मल रेट पे ये केवल होता 120। उसके अगले साल 120 पे 10% यानी 12 और जुड़ जाएगा। नॉर्मल रेट पे 10 और जुड़ता तो 130 हो जाता, वैसे 133 हो जाएगा। लेकिन 3 साल में आपको लगा 3 ही रुपए का डिफरेंस आया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल, 15 साल, 30 साल में मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, ये देखिए कितना फर्क पड़ जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे तो यार बुक लिखी जा चुकी है, इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सबको इस पे ध्यान देना है, समझ गए? जो भी इन्वेस्टमेंट करिए कंपाउंडिंग होना चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो मदर ऑफ ऑल द पॉइंट्स है, वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, चाहे आप सैलरीड हो, चाहे बिजनेस क्लास हो, या आपकी अपनी आप एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, बट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज द की थिंग। और इनफैक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू से ही, बचपन से ही आपके अंदर एक इन हैबिट ही होना चाहिए। अगर हैबिट के अंदर नहीं है तो दिक्कत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में एक बड़ा फेमस सा थंब रूल है, 50:30:20। यानी अगर आपकी सैलरी कम है, सबके लिए नहीं है ये, सैलरी ठीक ठाक है, कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 60,000 मान लीजिए, तो इसमें 50% आप बेसिक नीड को रखो और 30% आप रखो डिजायर की, वांट, डिजायर भी नहीं, वांट, और 20% डिजायर के लिए रखा जाता है। और वो 20% मैं सोचता हूँ कि सेविंग में रखना चाहिए। तो 50% नीड होगी, 30% वांट हो गया, और 20% सेविंग होना चाहिए। तो डिसिप्लिन अगर ये आप मेंटेन करके रखोगे तो आपको जो 20% है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, उसको उसमें से कुछ आप क्रिएट करोगे इमरजेंसी फंड, और कुछ आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएशन आएगा। अब स्मार्ट बंदे इसी 50-30-20 को रिड्यूस स्ट्रिंग जितना भी कर पाते हो करके अपने वेल्थ को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो, आप अपने नीड को नहीं रोक सकते, खाना तो खाना ही है, बच्चे को स्कूल जाना है, आपको ऑफिस आना है, तो यहाँ पे आप रिड्यूस नहीं कर सकते। वांट में जरूर कुछ चीजें कर सकते हो आप, और डिजायर तो बाद में करना है यार, जब पैसे बहुत आ जाए या आप अच्छे से कमाने लगे हो तो डिजायर रखो अपनी पूरी। लेकिन अभी थोड़ा सा बचाओगे तो फ्यूचर में फ्यूचर के डिजायर्स आपके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के कई फंडे हैं, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो बड़ा एक फ्रूटफुल होता है लॉन्ग टर्म में, या आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, इस वीडियो में वेल्थ क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और वो संभव है, इक्विटी बहुत अच्छा हमें आउटपुट दे सकता है, म्यूचुअल फंड भी एक तरह से इक्विटी ही है, उसको भी वो भी बहुत अच्छा हमें आउटपुट देता है। एफडी रिलेटिवली काफ़ी लो होता है उस हिसाब से, बट थोड़ा सा सेफ्टी इसमें ज़्यादा होती है। बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, गोल्ड होता है, लो इन्वेस्टमेंट है, बट उसमें एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है जिसका नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का एक्चुअल और राइट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इक्विटी में चाहते हो कितनी कमाई का या इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट पार्ट आप इक्विटी में दें, तो आपके पास एक रूल है, 100 माइनस आपका एज, 100 माइनस योर एज।
अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 100 में से 40 को माइनस करो, यू विल गेट 60 एंड 60% ऑफ योर कंप्लीट इन्वेस्टेबल अमाउंट को आप इक्विटी में डाल दो, यानी 60% आप इक्विटी में डाल दो। इक्विटी में डालने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज की वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख लो। अल्फा बीटा एनालिसिस, नॉर्मल एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर वीडियो बना रखा हूँ, वो देख लीजिए। और रिमेनिंग परसेंट 40% को आप चाहो तो 10% डाल दो एफडी में, 10% गोल्ड में डाल दो, 10 म्यूचुअल फंड में डाल दो और 10 इमरजेंसी फंड के लिए बिल्कुल लिक्विड रखो। और लिक्विड को भी गोल्ड में और म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड में डाल सकते हो आप, तो ये उसके लिए अलग वीडियो बनाया हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो ये है कि नो योर लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या होना चाहिए? लोन अमाउंट होना चाहिए 30% से ज़्यादा नहीं, यानी उसका जो लोन अमाउंट का जो ईएमआई है दैट शुड नॉट मूव बियॉन्ड 30%। 30% से ज़्यादा अगर आपने अपने अर्निंग का ईएमआई रखा तो आप परेशान रहेंगे। कई लोग 70-80% आप ईएमआई उनकी पूरी अर्निंग का होता है। आप उनसे बात करिए वो कितना परेशान रहते हैं। तो प्लीज़ आप अपने पूरी ईएमआई का 30% से ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर है तो प्लीज़ उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। आपके जितने भी वांट्स हैं या डिजायर हैं, गाड़ी होगी, घर हो गया, उनको कोशिश करिए 30% तक में आ जाए। अब जो गाड़ी होता है ना, वो गाड़ी की अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कितनी महंगी गाड़ी होनी चाहिए, उसका ईएमआई कितना होना चाहिए, तो याद रखो आपके 10 महीने की सैलरी जितनी आती है ना, उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए महंगी। 10 महीने की सैलरी 50,000 है तो 5 लाख तक की, 30,000 है तो 3 लाख तक की गाड़ी खरीदिए। ये महंगा से महंगा बता रहा हूँ। और लोन को 4 साल के अंदर कंप्लीट करिए। इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं कि लोन अमाउंट कितना होना चाहिए आइडियली और कैसे आप उसको रिड्यूस करो, ये पूरा एक्सेल के साथ समझाऊंगा। 5वां पॉइंट है मेरा, डिसिप्लिन इन योर डिजायर। अपने डिजायर को कंट्रोल करिए। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल कर गए तो ये लोन अपने आप मैनेज हो जाएगा। कई लोग अपने डिजायर को, अपने वांट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप बहुत इम्पल्सिव बाइंग का मन कर रहा है, खरीदने का तुरंत मन कर रहा है, तो आप कुछ दिन के लिए टाल दो, 20 दिन के लिए टाल दो, फिर देखना वो डिजायर थोड़ा कम हो जाएगा, या 1 महीने के लिए टाल दो। ये सबसे अच्छी बात होती है। कभी भी कोई अगर मन करे खरीदने का, आपको लगता है खरीदना चाहिए, तो अपने डिसीजन को कुछ दिन के लिए टाल दो। आप देखना आप आराम से शायद उस डिसीजन को हमेशा के लिए टाल दें। कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत एक्सपेंसिव खरीदने का मन है तो सोचो क्या मैं 2 बार इसको खरीद सकता हूँ? अगर आंसर नहीं आता है तो मत खरीदो यार, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। 6वां पॉइंट आता है राइट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे पूरी एक वीडियो बन सकती है, बनाऊंगा भी, लेकिन आपकी इंश्योरेंस का अमाउंट कितना हो या कितने अमाउंट का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कई बार अनफोर्सिन कंडीशंस ऐसी लाइफ में आ जाती हैं जहाँ पे आप पूरा ड्रेन आउट हो सकते हो, आपका एक पैसा नहीं बचेगा। और हो सकता है अगर ऐसे केस में भगवान ना करे कि बंदा अगर ना रहे, चल बसे, तो उसका परिवार एकदम खाली हो जाएगा और उन लोगों को सज़ा मिलेगी जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे, बिना किए कि उनको सज़ा मिल जाएगी। तो इसलिए राइट लोन अमाउंट आप कैसे सोच सकते हो? आप अपने अर्निंग का कुछ भी एक अमाउंट, जैसे आप अर्न कर रहे हो, मान लो कि आप घर में ओनली अर्निंग मेंबर हो और पूरा परिवार, 4 लोग का परिवार, 5 लोग का परिवार आप पे डिपेंडेंट है, तो आप उनके कम से कम 10 साल का खर्चा, जितना आप 10 साल में कमाते हैं, उस 10 साल के बराबर का आपका लोन अमाउंट होना चाहिए। आप 1 साल में अगर मान लो 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ का लोन होना चाहिए। आप 1 साल में 20 लाख कमाते हो, 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप अगर इस तरह से 10 ईयर्स तक का जो आपकी अर्निंग है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और बेस्ट इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। गाड़ियों का भी तो टर्म इंश्योरेंस ही होता है। गाड़ी में तो ये थोड़े का हमें पैसा वापस मिलता है, हम गाड़ियों का इंश्योरेंस कर लेते हैं, खुद का नहीं करते हैं। और खुद का करते हैं तो मनी बैक वगैरह लेते हैं, वो सब बकवास है। उसमें एजेंट को कमीशन ज़्यादा मिलता है, वो आपको ऑफर करते हैं। आपको भी लगता है यार ये पैसा जो डाल रहा हूँ टर्म में, ये तो चला जाएगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस सस्ते मिलते हैं और वैल्यू बहुत देते हैं आपको। और आप इंश्योरेंस इसलिए तो ले रहे हो कि आप अगर बाई द वे नहीं रहे तो आपके परिवार को सिक्योरिटी मिले। तो टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट वन। और हेल्थ इंश्योरेंस आप 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, उसके हिसाब से आइडियली 5 लाख तो होना ही चाहिए सबका। इससे ऊपर जितना भी आप चाहो तो ले सकते हो। तो ये रहा इंश्योरेंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट का, जो है प्रैक्टिकल पैसिव इन्वेस्टमेंट। ये जो पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
तो प्रैक्टिकल पैसिव इन्वेस्टमेंट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपका घर हो गया, घर का इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर ली, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी, पैसिव इन्वेस्टमेंट है। आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दी, बढ़िया कंपनी में लगा दी, पैसा ग्रो कर रहा, करेगा ही करेगा लॉन्ग टर्म में। यार कंपनी आपने अच्छी चूज कर ली जो कई सालों से लगातार प्रॉफिट दे रही है, उसका वेल्थ जबरदस्त है, उसके पास फंड बहुत है और उसका मैनेजमेंट तगड़ा है, ईयर आफ्टर ईयर वो प्रॉफिट दे रही है लोगों को, 20 साल से दे रही है, तो आगे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 20 साल में प्रॉफिट देगी। तो ऐसे में आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकली अलाइव कर सकते हो, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को आप ज़्यादा ग्रो करा सकते हो पैसिवली, आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये मेरा एक ओवरऑल वीडियो था। अगर आपको इस पर कुछ कमेंट करना हो प्लीज़ करिए, मैं जानना चाहूँगा आप क्या सोचते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।